हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे हमारे किंगडम एनिमालिया के 7वें फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमें किंगडम एनिमालिया हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और किंगडम एनिमालिया में हमें टोटल 11 फाइलम्स पढ़ने थे, जिसमें से आज हम 7वां फाइलम ऑर्थोपोडा पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने पोडीफेरा पढ़ लिया, सिलिंट्राटा पढ़ लिया, टिनोफोरा पढ़ लिया, प्लेटीहेलमिन्थिस पढ़ लिया, एस्केलमिन्थिस पढ़ लिया और आज का हमारा क्लास है ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा पढ़ने के बाद कौन कौन बाकी रहेगा? ऑर्थोपोडा पढ़ने के बाद रहेगा मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। दीज आर द फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम व्हिच वी हैव टू स्टडी। तो हमें आज ऑर्थोपोडा की बात करनी है। ऑर्थोपोडा फाइलम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। एनिमल किंगडम में सबसे अधिक एनिमल्स जिस फाइलम से बिलोंग करते हैं उस फाइलम का नाम है ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा। ऐसा माना जाता है कि नियरली 60% जो टोटल स्पीसीज हैं, टोटल एनिमल किंगडम के स्पीसीज हैं, वो ऑर्थोपोडा के ही मेंबर है। यानी ऑर्थोपोडा टोटल अगर इस दुनिया में 100 एनिमल है, लेट्स सपोज कि द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन एनिमल किंगडम इज 100, देन 60 बिलोंग टू ऑर्थोपोडा। अब आप सोच सकते हो, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे अधिक स्पीसीज इसी से बिलोंग करते हैं, ऑर्थोपोडा से। द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज ऑर्थोपोडा। स्मॉलेस्ट फाइलम कौन सा था? टिनोफोरा। स्मॉलेस्ट फाइलम कौन सा था? टिनोफोरा। और लार्जेस्ट फाइलम कौन हुआ हमारा? ऑर्थोपोडा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्थोपोडा के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता है हमें क्या जानना होता है, उस फाइलम का नाम वही क्यों है? ऑर्थोपोडा का मतलब होता है, ऑर्थोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंटेड अपेंडेज। ऑर्थोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंटेड अपेंडेज। यहां पर देखिए सबसे पहले लिखी गई है ज्वाइंटेड अपेंडेज। अपेंडेज मतलब फूट। जो हम देखेंगे ऑर्थोपोडा के जितने भी मेंबर्स हैं, देखिए ऑर्थोपोडा सुनते ही आपके मन में अगर कुछ ना आ रहा हो तो आप मॉस्क्यूटो ला सकते हो, मॉस्क्यूटो ले आओ, स्पाइडर ले आओ। स्पाइडर जानते हो ना? स्पाइडर मतलब वो मकड़ा जो होता है, वो ले आओ, स्पाइडरमैन। या नहीं तो आप सबसे बेटर कॉकरोच को लेके आओ। कॉकरोच आपके मन में आना चाहिए। कॉकरोच जानते हो? हाँ, लड़कियों को बड़ा डर होता है कॉकरोच से, तो कॉकरोच होता है, तो कॉकरोच को दिमाग में रखो। कॉकरोच का कभी पैर देखे हो? टूटा हुआ होता है। टिड्डा देखे हो? टिड्डा, उसका भी पैर टूटा हुआ होता है। समझ गए? स्कॉर्पियन देखे हो? उसका भी टूटा, स्कॉर्पियन बिच्छू, उसका भी पैर टूटा हुआ था। ज्वाइंटेड अपेंडेज। तो ऑर्थोपोडा के जितने भी मेंबर्स हैं उनका ज्वाइंटेड अपेंडेज होता है, यानी कि ज्वाइंटेड फुट होता है, और उसी से इसका नाम आया ऑर्थोपोडा, ज्वाइंटेड अपेंडेज। देखिए हर एक फाइलम का आपको नाम का क्या रीजन है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि पोडीफेरा कहां से आया था? पोर बियरिंग एनिमल्स, बॉडी के ऊपर पोर्स थे। फिर उसके बाद जो सिलिंट्राटा था वो कहां से आया था? तो उसके बॉडी में सिलिंट्रॉन था, यानी ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी थी बॉडी के सेंटर में। फिर जो नेक्स्ट और हम सिलिंट्राटा को निडेरिया भी कहते थे, क्यों? क्योंकि उनके पास निडोब्लास्ट सेल्स थे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें टिनोफोरा को, हम टिनोफोरा क्यों कहते थे? क्योंकि उनके पास कॉम्प्लेट्स थे। फिर हम प्लेटीहेलमिन्थिस को प्लेटीहेलमिन्थिस क्यों कहते थे? क्योंकि वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड थे। एस्केलमिन्थिस को एस्केलमिन्थिस क्यों कहते थे? क्योंकि वो राउंड वर्म जैसे थे। और फिर हमने एनालिडा को हम एनालिडा क्यों कहते थे? क्योंकि उनके बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन था और बॉडी एनालस का बना हुआ था, यानी मेटामियर्स का बना हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ था, इसलिए उसे हम एनालिडा कहते थे। और ऑर्थोपोडा को हम ऑर्थोपोडा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जो फुट हैं वो ज्वाइंटेड है, ज्वाइंटेड अपेंडेज। आप कॉकरोच याद रख सकते हो सबसे बेटर। तो इसका सबसे पहला फीचर हुआ ज्वाइंटेड अपेंडेज, और इसका नाम भी यहीं से आया, ऑर्थोपोडा का नाम भी यहीं से आया, ज्वाइंटेड अपेंडेज। अपेंडेज का मतलब फुट। अब अगर बात करें सबसे पहले इसके हैबिटेट की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में, तो ये सभी हैबिटेट्स में पाया जाता है, होना भी चाहिए। अब इतने सारे स्पीसीज हैं इसके, इतने सारे स्पीसीज हैं, तो ये सारे हैबिटेट्स में पाया जाता है, यानी कि एक्वेटिक पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल पाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जाता है, हवा में पाया जाता है, यानी जितने भी पॉसिबल हैबिटेट्स हैं हर जगह कौन पाया जाता है? ऑर्थोपोडा के मेंबर। तो फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स, सारे हैबिटेट्स में इसके मेंबर्स पाए जाते हैं। आगे बात करें तो इसके बॉडी में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बाबू? कि इसके बॉडी के अंदर सेल से टिश्यू बन चुका है, टिश्यू से ऑर्गेन और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम। जैसा कि आप जानते हो स्केलमेंथिस के बाद, मैंने बताया स्केलमेंथिस के बाद जितने भी फाइलम्स हम स्टडी करेंगे सारे के सारे क्या है? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमारा
सबसे पहला जो हमारा फाइलम था पोरीफेरा, वो क्या था? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने सिलिंट्राटा और टिनोफेरा पढ़ा, वो था टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेलमिन्थेस था ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने बताया कि इसके बाद जितने भी फाइलम आएंगे सभी क्या होंगे? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनके बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गेन सिस्टम होगा, बहुत सारे ऑर्गेन्स होंगे जो मिलजुल करके काम करेंगे और किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, यानी ऑर्गेन सिस्टम होगा उनकी बॉडी में। तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके पास। नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि इनका जो एम्ब्रियो होगा उनमें 3 जर्म लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म। आप जानते हो 2 तरह के स्पीसीज होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनमें 2 जर्म लेयर्स होता है सिर्फ एक्टोडर्म और इंडोडर्म, वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। और जिनमें तीनों जर्म लेयर्स होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी इसके एम्ब्रियो के लेवल पर एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म तीनों होगा। और मेजोडर्म है तो सिलोम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सिलोमेट है ये, यानी इसके बॉडी के अंदर एक ऐसी कैविटी होगी जो मेजोडर्मल ओरिजिन होगा और उसका लाइनिंग भी क्या होगा? मेजोडर्म सेल्स का होगा, यानी कि सिलोम मौजूद होगा। और आपको मैंने बताया था एस्केलमेंथिस सीडोसिलोमेट था। एस्केलमेंथिस के बाद क्या आया था? एस्केलमेंथिस के बाद एनालिडा आया था। और मैंने कहा था एनालिडा से लेके कॉर्डाटा तक जितने भी फाइलम आएंगे सभी के सभी सिलोमेट होंगे, ट्रू सिलोम होगा उनके पास। तो इनके पास ट्रू सिलोम है। ट्रू सिलोम कहने का मतलब क्या कि जो बॉडी कैविटी है वो मेजोडर्मल है ओरिजिन में, यानी कि जो मिडिल जर्म लेयर है एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, तो मेजोडर्म से इसका ओरिजिन हुआ है और उसका लाइनिंग भी मेजोडर्म के सेल का हुआ है। तो ये समझ में आ गया होगा। बायलेटरल सिमेट्री समझ गए होंगे। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री कहने का मतलब बॉडी के अंदर एक ऐसा प्लेन होगा जिससे उसको 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है, सिर्फ ऐसा प्लेन होगा एक। अगर आप देखो कॉकरोच को ध्यान से देखो तो कॉकरोच के बॉडी को अगर ऐसे हम उसके लेंथ के अलोंग काटे तो 2 आइडेंटिकल हमें 2 इक्वल हाफ मिलेगा। दिस इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। हमारे भी बॉडी में है, देखिए ना यहाँ से गुजारिए, बायलेटरल सिमेट्री है, लेफ्ट और राइट सेम होता है। तो ये बायलेटरल सिमेट्री है और होना भी चाहिए। याद कीजिए मैंने कहा था 3 तरह की चीजें हो सकती हैं, एसिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री। और मैंने कहा था एसिमेट्री सिर्फ किस में दिखता है? एसिमेट्री आपको सिर्फ और सिर्फ दिखता है पोरीफेरा में। मोलस्का के कुछ मेंबर्स में भी एसिमेट्री दिखेंगी, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन मेनली पोरीफेरा में पाया जाता है एसिमेट्री। उसके बाद जो सिलिंट्राटा है, टिनोफोरा है और एडल्ट इकाइनोडर्माटा है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्री होते हैं। और इसके अलावा जितने भी फाइलम है जो बच गए उन सभी में क्या होता है? बायलेटरल सिमेट्री, यानी बॉडी के अंदर एक ऐसा प्लेन होता है जिसके अलाउंग उसके 2 इक्वल हाफ हो सकते हैं, तो इनके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है। अब अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी में सेगमेंटेशन है या नहीं है? तो बॉडी सेगमेंटेड है, जस्ट लाइक एनालिडा। एनालिडा में जैसे सेगमेंट्स होते थे बॉडी के अंदर, बॉडी बटी हुई होती थी, उसी तरह इनकी भी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। तो देखिए बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी सेगमेंटेड होता है, समझ गए? एंड डिवाइडेड इनटू, इसका जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है, यानी कि बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट देखने में एक दूसरे के समान होते हैं, तो बॉडी सेगमेंटेड होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इनका जो पूरा बॉडी है वो डिवाइडेड होता है 3 रीजन्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्या होता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन? ध्यान से सुनिए। हेड हुआ सबसे बाहर आगे वाला पार्ट, वो हेड हो गया। उसके पीछे थोरैक्स होता है। कभी आपने अगर हाउस फ्लाई देखा होगा, हाउस फ्लाई भी ऑर्थोपोडा का मेंबर है। हाउस फ्लाई जानते हो ना, वो घर में जो मक्खी उड़ते रहता है। तो अगर उसको आप गौर से देखोगे तो उसमें एक हेड होता है और एक पीछे एब्डोमेन होता है। पीछे क्या होता है? एब्डोमेन होता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो सबसे आगे तो एक हेड होता है ऐसे, और फिर बीच ऐसे यहाँ पर एक थोरैक्स होता है और फिर इसका एब्डोमेन होता है ऐसा, और एब्डोमेन होता है, ये हेड में इसमें आंख ऊँख लगा होता है, सारी चीजें। तो ये ऐसा होता है, ये मधुमक्खी में भी आपने देखा होगा। तो आगे हेड होता है, बीच में क्या होता है? थोरैक्स, और बैक में क्या होता है? एब्डोमेन। तो इसकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट्स होंगे बॉडी के, 3 रीजन्स होंगे बॉडी में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो हेड है और जो थोरैक्स है वो फ्यूज कर जाता है, यानी हेड और थोरैक्स के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कोई बंटवारा नहीं होता है, समझ गए ना? डायरेक्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं सेफेलोथोरैक्स। क्या कहते हैं? सेफेलोथोरैक्स। तो कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें सेफेलोथोरैक्स पाया जाता है। सेफेलोथोरैक्स कहने का मतलब क्या है कि हेड और थोरैक्स, जो हेड है और जो थोरैक्स है वो फ्यूज हो जाएगा, एक में ही रहेगा। हेड थोरैक्स फ्यूज हो जाएगा तो सेफेलोथोरैक्स बनाएगा, यानी कि जिनमें सेफेलोथोरैक्स होगा उनके बॉडी में 2 ही रीजन होंगे, एक सेफेलोथोरैक्स और एक एब्डोमेन।
और जिनमें क्लियर डिवीजन होगा उनमें हेड होगा, थोरेक्स होगा और सबसे पीछे एब्डोमेन होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बॉडी सेगमेंटेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। कई ऐसे स्पीसीज हैं जिनमें हेड और थोरेक्स फ्यूज हो गए हैं और उसे हम कहते हैं सेफेलोथोरेक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी के अंदर कोई इंडोस्केलेटन नहीं होता, यानी बॉडी के अंदर कोई स्केलेटन नहीं होता है, लेकिन बॉडी को प्रोटेक्शन तो चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्शन होता है और वो काइटिन का बना होता है, चिटिन कहते हैं जिसे, या काइटिन कहते हैं। तो चिटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। अगर आप कभी कॉकरोच को देखे हो जिंदगी में, और कॉकरोच को अगर आप कभी मारे हो, तो कभी अगर जिंदगी में मारे हो या मार के देख लेना, हाँ इतना मर्डर तो कर ही सकते हैं, थोड़े जेल उठा के ले जाएगा। तो आप अगर किसी कॉकरोच को मारो, पैर से ऐसे करोगे तो उसका जो ऊपर वाला कवर होता है वो अलग हो जाएगा और अंदर का मांस अलग हो जाएगा। बड़ा हिंसा आता है, लेकिन फिर भी अगर कर सकते हो ऐसे आप। तो जो इसके मेंबर होते हैं, जो ऑर्थोपोडा के मेंबर होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन होता है, चिटिन का बना हुआ, जो उसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? देखिए, जब वो जन्म लेता है दुनिया में, जब दुनिया में आता है, क्या कहते हैं, इसके मेंबर दुनिया में आते हैं, तो उनके ऊपर चिटिन का कवर बनता है। लेकिन समय के साथ उनकी बॉडी ग्रो करती है। बॉडी ग्रोथ करता है ना, हमारा बॉडी है तो बॉडी ग्रोथ करता है। तो बॉडी जब ग्रोथ करता है तो साथ में उसका कवर तो नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि कवर तो नॉन लिविंग है। अरे जो चिटिनियस एक्सोस्केलेटन है इसके पास, तो चिटिन का बना हुआ है, तो वो थोड़े ग्रो करेगा, वो थोड़े लिविंग है, वो तो नॉन लिविंग है, तो वो ग्रो करेगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जब अपने मतलब जब इनका जन्म होता है, उनसे लेकर के और एडल्ट होने के बीच में बार बार इनका जो कवर है ऊपर का, जो चिटिनियस एक्सोस्केलेटन है, वो बार बार हटता है, मॉल्टिंग होता है उसका, उसे मॉल्टिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मॉल्टिंग कहते हैं। अगर आपने एनसीआई में पढ़ा होगा तो मैंने सिल्क वर्म में आपको मॉल्टिंग दिखाया था। जब मैं नेचुरल फाइबर पढ़ा रहा था तो वहां मैंने सिल्क वर्म में दिखाया था कि कैसे मॉल्टिंग होता है। या अगर आप देखोगे तो आप और मॉल्टिंग कहां देख सकते हो? मॉल्टिंग आपने देखा होगा कि कई बार आप सांप का केचुआ देखते हैं आप, वो भी मॉल्टिंग का एग्जांपल है। सांप में भी ऐसा होता है कि वो अपना ऊपर वाला स्किन साल बा साल निकालते हैं, क्योंकि उनमें भी एक जो स्केलेटन होता है, उसमें इंडोस्केलेटन भी होता है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से भी होता है। तो मोल्टिंग का मतलब हुआ कि इनके बॉडी के ऊपर, ऑर्थोपोडा के मेंबर्स के बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है, वो उसके ग्रोथ के साथ ग्रो नहीं करता है, जिसकी वजह से उसे बार बार क्या करना होता है? अपने एक्सोस्केलेटन को मोल्ट करना होता है, यानी उसे बदलना होता है, और ये बदलता रहता है। और इसी दौरान जब इनके ऊपर में एक्सोस्केलेटन होता है, चिटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, तो ये बड़े सेफ होते हैं, इनको किसी का खतरा नहीं होता है। लेकिन जब इनका वो चिटिन वाला कवर एक्सोस्केलेटन हट जाता है, तब ये बड़ा इजी शिकार हो जाता है, ये प्रे हो जाते हैं, या आसानी से इनका शिकार हो जाता है। तो यही रीजन है कि ऑर्थोपोडा के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो मरते हैं, इसी दौरान मरते हैं, जब वो मोल्टिंग कर रहे होते हैं, जब इनका कवर चेंज हो रहा होता है, इनका एक्सोस्केलेटन चेंज हो रहा होता है, उसी समय इसको खाने वाले जो बर्ड्स हैं या जो भी है उनको खा लेते हैं। तो इनके ऊपर में चिटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, जो एक्सोस्केलेटन ग्रोथ के साथ लगातार उसको अपडेट करना होता है, यानी लगातार नया नया बनाना होता है, क्योंकि पुराना, अब जैसे हम ही लोग हैं, जैसे हम बचपन में, एक बात बताओ, हम लोग बचपन में शर्ट खरीदे या टी शर्ट खरीदे, तो समय बढ़ा तो टी शर्ट छोटा हो गया ना, तो अब नया टी शर्ट खरीदना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा ना। सेम टू सेम बात उनके साथ है। आई होप आपको फील आ गया होगा। तो चिटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है इनके पास, ये बात करें। अब अगर बात करें तो इनके बॉडी के अंदर कैविटी होती है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, सिलोम है तो कैविटी होगी। इनके बॉडी के अंदर कैविटी होती है, लेकिन उस कैविटी को हम कहते हैं हेमोसील। ध्यान से देखिए, उस कैविटी को नाम दिया गया है क्या? हेमोसील। और उस हेमोसील के अंदर उनका ब्लड भरा हुआ होता है। किनका ब्लड? ऑर्थोपोडा के मेंबर्स का ब्लड भरा हुआ होता है, जिस ब्लड को हम कहते हैं हेमोलिम्फ। क्या कहते हैं? हेमोलिम्फ। आया समझ में? यानी ऑर्थोपोडा के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है, उस कैविटी को हम कहते हैं हेमोसील। क्या कहते हैं? हेमोसील। और उस हेमोसील के अंदर उनका ब्लड भरा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं हेमोलिम्फ। क्या कहते हैं? हेमोलिम्फ। समझ गए बात? जैसे हम लोगों में ब्लड होता है ना, तो उनमें हेमोलिम्फ होता है, उस ब्लड को हम हेमोलिम्फ कहते हैं। उनके बॉडी में जो ब्लड होता है उसे हम हेमोलिम्फ कहते हैं, यानी जो फ्लूइड होता है जो उनके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसे हम हेमोलिम्फ कहते हैं। चलो बहुत सुंदर बाबू, आगे बढ़ जाते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से डेवलप्ड है। माउथ है, एनस है, पूरा बढ़िया से डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से डेवलप्ड है, खाना पूरी तरह से पच जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ऑर्थोपोडा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड बात करें रिस्पायरेशन का, तो वो देखिए, अब इनका वैरायटी ऑफ हैबिटेट
हैबिटेट बहुत तरह का है, जमीन पर, पानी में, कहीं कहीं, तो उनका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गेन है वो भी अलग अलग है। इनमें देखोगे कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी सरफेस से ही रिस्पायर कर लेते हैं, यानी बॉडी सरफेस से ही गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, बॉडी सरफेस से ही गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनके पास बुक गिल्स होता है, जिनके पास बुक गिल्स होता है। अब आपको सर ये बुक गिल्स क्यों कह रहे हो, तो इनका जो बॉडी होता है ना, उनके बॉडी के लोअर पार्ट्स में किताब के जैसा, जैसे हमारे बुक का पन्ना होता है ना, वैसे बुक के पन्ना के जैसे उनमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं नोट में मैंने डायग्राम डाल दिया है बुक गिल्स का, तो वो किताब के पन्ने के जैसा होता है और पानी उसके इस तरफ से इंटर करता है और उस तरफ से चला जाता है और उसी बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। जब आप क्लास खुलेगी, आप आओगे, तो मैं स्मार्ट क्लास जब लूंगा, इसका रिवीजन करवाऊंगा, तो स्मार्ट क्लास में मैं आपको बुक गिल्स भी दिखाऊंगा, बुक लंग्स भी दिखाऊंगा, सारी चीजें, सारे का रिवीजन तो हम लोग करेंगे ही, तो वहां क्लियर हो ही जाएगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि चूंकि इनका वेराइटी ऑफ हैबिटेट है, हैबिटेट अलग अलग है, तो इनमें रिस्पायरेशन के लिए बॉडी सरफेस हो सकता है या बुक गिल्स हो सकता है। एक बात बताओ, बुक गिल्स किसके में होगा, एक्वेटिक में होगा, नाम से ही पता चला गिल्स, तो एक्वेटिक में होगा। बुक गिल्स हो सकता है या बुक लंग्स हो सकता है, या क्या हो सकता है, बुक लंग्स हो सकता है। जस्ट लाइक जैसे बुक गिल्स होता है वो किताब जैसा होता है, किताब के पन्नी के जैसा, पेज ऑफ बुक के जैसा होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है, ठीक उसी तरह बुक लंग्स होता है जो हवा से एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है, बुक गिल्स वाटर से एक्सचेंज ऑफ गैसेज करेगा। और जो इसके इंसेक्ट्स है, इसका एक क्लास है इंसेक्टा जो कि हम पढ़ने वाले हैं, तो इंसेक्टा के जितने भी मेंबर हैं या जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, वो सारे के सारे ट्रेकिया, जो उनके बॉडी में ट्रेकिया होता है, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसके हेड की तरफ से स्टार्ट हुआ रहता है और पीछे की तरफ गया रहता है और उसी से वो अपना रिस्पायरेशन करते हैं, तो ट्रेकिया होता है। तो इनमें रिस्पायरेशन के लिए बॉडी सरफेस हो सकता है या बुक गिल्स हो सकता है या बुक लंग्स हो सकता है या ट्रेकिया हो सकता है। तो ये इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करके अलग अलग स्पीसीज अपना अपना रिस्पायरेशन करते हैं। अब आपको सर इतने सारे ऑर्गेन्स क्यों, क्योंकि बाबू हैबिटेट अलग अलग है, अलग अलग हैबिटेट में जाएगा तो सेम काम तो करेगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या कि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं है। जो इनका ब्लड है वो डायरेक्ट, देखते हो ना कहाँ है ब्लड, हेमोसील में, यानी बॉडी में कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, यानी जो ब्लड बह रहा है, जो हेमोलिम्फ बह रहा है, वो किसी वेसल्स में नहीं बह रहा है, डायरेक्ट ओपन सर्कुलेशन है, डायरेक्ट बॉडी के अंदर डायरेक्ट ब्लड फैला हुआ है, कोई वेसल्स नहीं है। जैसे हम लोगों में क्या है, ब्लड बहता है नलियों के अंदर, उसे हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इनके बॉडी में जो ब्लड होता है उसके लिए कोई वेसल्स नहीं होता है। बॉडी के सेल या बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किसके, ब्लड के, उनके बीच में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ठीक है ना। इसी मामले में एनालिडा ज्यादा डेवलप था। मैंने कहा था एनालिडा में क्या था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, ऑर्थोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन के दौरान क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बाद में आया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पहले से था, लेकिन एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और ऑर्थोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक चीज में और है, आप याद करो, तो एनालिडा में जो सेगमेंटेशन था वो बहुत जबरदस्त था, इनमें सेगमेंटेशन है लेकिन उतना जबरदस्त नहीं है। तो ये दो चीजों के मामले में ये एनालिडा से कम डेवलप है, समझ गए ना। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो ब्लड होता है वो हेमोसील में बहता है और ब्लड के लिए कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। आई होप आपको सर्कुलेशन भी समझ में आ गया होगा। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास 3 तरह के ऑर्गेन हो सकते हैं, 3 में से कोई एक। इनमें जो एक्सक्रीशन होता है, देखिए, एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू कोक्जल ग्लैंड। इनके पास या तो कोक्जल ग्लैंड हो सकता है या ग्रीन ग्लैंड हो सकता है या मेल्फिजियन टिब्यूल हो सकता है। या तो कोक्जल ग्लैंड हो सकता है या ग्रीन ग्लैंड्स हो सकता है या मेल्फिजियन टिब्यूल्स। दीज आर द 3 ऑर्गेन्स बाय यूजिंग व्हिच दे कैन एक्सक्रीट। जो ऑर्थोपोडा के मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें कोक्जल ग्लैंड्स होता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें ग्रीन ग्लैंड्स होता है और कुछ ऐसे हैं जिनमें मेल्फिजियन टिब्यूल्स होता है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें मेल्फिजियन टिब्यूल्स होता है। तो एक्सक्रीशन के लिए याद रखिए इनके पास 3 ऑर्गेन्स हो सकते हैं, या तो कोक्जल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड या मेल्फिजियन टिब्यूल। ये भी जब हम स्मार्ट क्लास करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कोक्जल ग्लैंड कैसा होता है, ग्रीन ग्लैंड कैसा होता है और मेल्फिजियन टिब्यूल कैसा होता है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी समझ गए सारी चीजें। तो याद रखना है अभी रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन, 2 इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जो याद रखना है। रिस्पायरेशन के लिए याद रखिएगा बॉडी सरफेस, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकिया। और इनमें याद रखिएगा क्या क्या, इनमें याद रखिएगा कोक्जल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और मेल्फिजियन टिब्यूल्स। और इंसेक्ट्स जितने भी हैं उनमें क्या होता है, मेल्फिजियन टिब्यूल्स। आप ये याद रख सकते हो। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट बात करें नर्वस सिस्टम की। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो और ज्यादा डेवलप्ड है।
पहले की तुलना में और ज्यादा डेवलप्ड है। इनके नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ चुका है। देखिए कितना बढ़िया बात है, लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ डॉर्सल ब्रेन। अभी तक अगर आप देखो तो नर्वस सिस्टम की बात किया हमने। नर्वस सिस्टम में अगर हम इवोल्यूशन को डिस्कस करें तो सबसे पहले पोरीफेरा था, उसमें तो था ही नहीं नर्वस सिस्टम। सिलिंट्राटा था, उनमें नर्व नेट था। फिर टीनोफोरा में भी नर्व नेट था। फिर जो प्लेटी हेलमिंथिस था उनमें थोड़ा सा डेवलप हुआ और उनमें क्या था, उनमें फिर नर्व नेट थोड़ा और डेवलप्ड हुआ। फिर उसके बाद हम स्केलमेंथिस में आए तो उसमें नर्व रिंग आ गया, फिर नर्व कॉर्ड आ गया, नर्व रिंग आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि गैंग्लिया आ गया। और अब हम देख रहे हैं कि इसके पास ऑर्थोपोडा के पास क्या आ चुका है, ब्रेन आ चुका है। और ब्रेन कहाँ है, डॉर्सल। ब्रेन डॉर्सल है, यानी कि बॉडी के डॉर्सल पार्ट में। डॉर्सल और वेंट्रल आप जानते हो, वेंट्रल डॉर्सल। तो बॉडी के बैक पार्ट में क्या होगा, ब्रेन होगा एक। तो डॉर्सल ब्रेन है और वेंट्रल पार्ट में नर्व कॉर्ड है। देखिए क्या लिखा है, वेंट्रल गैंग्लिएटेड नर्व कॉर्ड। अब देखिए यह गैंग्लिएटेड नर्व कॉर्ड का मतलब क्या है कि नर्व कॉर्ड भी डिसीजन ले सकता है। हम लोगों में क्या होता है, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी डिसीजन लेता है, ब्रेन भी डिसीजन लेता है। इससे पहले जो नर्व कॉर्ड था वो डिसीजन नहीं ले सकता था, लेकिन जो इनके जो ऑर्थोपोडा का नर्व कॉर्ड है वो डिसीजन ले सकता है। तो इनके पास एक डॉर्सल ब्रेन है, एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड हेड से बैक की तरफ गया हुआ रहता है, और जैसे मान लो यहाँ हेड है तो ये नर्व कॉर्ड ऐसे गया रहेगा। और इसके बॉडी के जितने भी टुकड़े होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी है ना, बताया ना सेगमेंटेड बॉडी है, तो बॉडी के जितने भी सेगमेंट्स हैं हर एक सेगमेंट में इसमें से नर्व्स गए रहते हैं। हर एक सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो हर एक बॉडी के हर एक सेगमेंट में इस नर्व में से, नर्व कॉर्ड में से नर्व्स गए रहते हैं। क्या गए रहते हैं, नर्व्स, लेटरल नर्व्स। तो देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा से लिखा गया, नोट पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को ध्यान से देखिए कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल ब्रेन, वेंट्रल गैंग्लिएटेड नर्व कॉर्ड फ्रॉम व्हिच लेटरल नर्व्स आर एक्सटेंडेड इन ईच सेगमेंट। यानी बॉडी के जितने भी सेगमेंट्स है, जितने भी टुकड़े हैं, सेगमेंटेड बॉडी है ना, तो बॉडी के जितने भी टुकड़े, हर एक टुकड़े में लेटरल नर्व्स गया हुआ होता है। दीज आर द केसेस। ओके, ये देखिए, ये अगर आप बात करें बुक गिल्स की, बॉडी सर, बुक लंग्स की और ट्रेकिया की, तो ये जब हम लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे ना तो ये डायग्राम्स हम दिखा देंगे आपको। तो लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो नेक्स्ट डे कल हमारा लाइव क्लास होगा, कल मॉर्निंग में, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिससे कि हम ये दिखा सके आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें इसके सेंस ऑर्गन की, अब इसका नर्वस सिस्टम थोड़ा डेवलप्ड है तो इसके पास सेंस ऑर्गन भी है, बिल्कुल सेंस ऑर्गन है। इनके पास कौन कौन सा सेंस ऑर्गन है, इनके पास एक अंटीना होता है। कॉकरोच वॉकरोच को आप देखे होंगे, अंटीना होता है उसके हेड से निकला हुआ। इनके पास अंटीना होता है, आइज होती है इनके पास, देखने की भी कैपेसिटी होती है। आइज कैसी होती है, कंपाउंड आइज होती है, एक सिंगल आई नहीं होती है, कंपाउंड आई होती है। छोटे छोटे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं इनमें, इसीलिए इसको कंपाउंड आई कहते हैं। तो आप याद रखो इनके पास सेंस ऑर्गन के नाम पे क्या क्या, ये सारे डायग्राम्स मैं दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो इसके पास सेंस ऑर्गन के रूप में अंटीना हो सकता है, अंटीना होता है, आइज होता है और स्टेटोसिस्ट्स होता है। स्टेटोसिस्ट्स क्या होता है, स्टेटोसिस्ट्स इसके बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जो बॉडी बैलेंस करने के काम आता है, बॉडी को बैलेंस करने के काम आता है। यानी कि बॉडी उल्टे पलटे नहीं, बॉडी को बैलेंस को मेंटेन रखे। तो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इनके बॉडी में स्टेटोसिस्ट्स होता है, देखने के लिए आइज होती है, और सराउंडिंग का पता लगाने के लिए इनके पास अंटीना होता है। तो सेंस ऑर्गन के नाम पे इनके पास तीन चीजें हैं, अंटीना, आइज और स्टेटोसिस्ट्स। रिप्रोडक्शन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, रिप्रोडक्शन आप समझ लीजिए। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हो तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके जितने भी मेंबर हैं, जितने भी ऑर्थोपोडा के मेंबर हैं, वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मोड नहीं है, मेल फीमेल दो होंगे। और इसके सारे के सारे मेंबर यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कोई भी हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है, यानी मेल फीमेल अलग अलग होता है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहने का मतलब कि हम देख के पहचान सकते कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा, रिप्रोड्यूस, नोट में लिखा हुआ है, देख लीजिए, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ऑल मेंबर्स आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि डाइसियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट कहने का मतलब आप देख करके बता सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलता है वो फीमेल बॉडी के अंदर मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ये जितने भी हैं वो ओवी पैरस है, मेनली ओवी पैरस मतलब अंडा देते हैं।
देखिए एनिमल्स दो तरह के होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस वो कहलाते हैं जो एग ले करते हैं, और विविपेरस वो होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे ह्यूमन क्या हो गए, विविपेरस, उनमें अंडा नहीं होता है, वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम कहते हैं विविपेरस। और जो अंडा देते हैं उसे हम कहते हैं ओविपेरस। तो जो ऑर्थोपोडा के मेंबर है वो मेनली ओविपेरस है, यानी वो एग देते हैं, वो एग देते हैं। और उनका जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो डायरेक्ट एडल्ट आ जाएगा या लार्वा आएगा, तो इनमें दोनों तरह की बातें होती हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये इसके रिप्रोडक्शन की बात थी। तो आई होप आपको इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, बातें थोड़ी अधिक हैं। और इसके बाद आपने इसके रिप्रोडक्शन को भी समझ लिया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म्स यानी कि डाइसियस, मेल फीमेल अलग अलग, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, मेल फीमेल को देख के पहचान सकते। मेनली ओविपेरस यानी कि एग लेइंग एनिमल्स हैं ये, और इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और जो इसका डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है। यानी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और अगर बाकी बात करें इनके क्लासेज की, तो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं क्लासेज, तब हम पढ़ेंगे इसके क्लासेज। इसमें हमें 5 क्लासेज के बारे में हमें स्टडी करना है, तो वो 5 क्लासेज हम पढ़ते हैं, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लासेज की। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं ऑर्थोपोडा के क्लासेज के बारे में। तो ऑर्थोपोडा में मेनली कितने क्लासेज हैं? 4 क्लासेज हैं, क्रस्टेशिया, आर्केनिडा, मारियापोडा और इंसेक्टा। दीज आर द 4 क्लासेज ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के 4 क्लासेज हैं, और अगर आप बात करें तो हम बारी बारी से सभी की बात करेंगे। क्रस्टेशिया में क्या है, उसके क्या फीचर्स है, आर्केनिडा में क्या फीचर्स है, मारियापोडा में क्या फीचर्स हैं, और इंसेक्टा में क्या फीचर्स हैं, सारे फीचर्स को हम देखेंगे। नोट में सारा लिखा हुआ है, बस आप ध्यान से सुनिए। अगर आप सबसे पहले क्रस्टेशिया की बात करें कि क्रस्टेशिया के क्या फीचर्स हैं, तो क्रस्टेशिया सबसे पहली बात है, ये सारे के सारे मेंबर इसके एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक यानी कि सारे के सारे मेंबर पानी में पाए जाते हैं। क्रस्टेशिया के सारे मेंबर पानी में पाए जाते हैं, और इनके पास सेफेलोथोरैक्स होता है। इनके पास क्या होता है? सेफेलोथोरैक्स। यूनोसेफेलोथोरैक्स अभी तुरंत मैंने बताया, जिसका अब आपको पता है ऑर्थोपोडा में 3 सेगमेंट है ना बॉडी के, ये 3 सेगमेंट कहते हैं, 3 रीजन है बॉडी में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो इनमें सेफेलोथोरैक्स होगा, यानी कि क्रस्टेशिया के जो मेंबर्स होते हैं उनके हेड और थोरैक्स फ्यूज होते हैं, यानी सेफेलोथोरैक्स इनमें पाया जाता है। इनमें रिस्पायरेशन के लिए गिल्स होता है, क्योंकि पानी के अंदर है तो रिस्पायरेशन के लिए इनमें क्या होगा? गिल्स होगा। और इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मैंने क्या बोला था कि डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। किनमें? क्या कहते हैं, ऑर्थोपोडा में। तो जो क्रस्टेशिया है उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। और इसकी अगर बॉडी की खासियत देखोगे तो इसके बॉडी के ऊपर में बहुत ही हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। और इनके बॉडी में अगर आप बात करें, इनके बॉडी में 2 एंटीना होता है, गिल्स होता है, सांस के लिए गिल्स होता है। और अगर आप बात करें इसमें, तो इनमें 7 या उससे ज्यादा पेयर अपेंडेज होते हैं। 7 पेयर यानी कि 7 जोड़ी पैर, यानी कि 14 पैर। ठीक है। और इसके मेंबर्स जो आपने देखे होंगे, प्रॉन, आपने प्रॉन देखा होगा कभी कभी, झींगा जिसको कहते हैं, प्रॉन या क्रेफिश जिसे हम झींगा मछली कहते हैं। तो प्रॉन या क्रेफिश ये सब किसके मेंबर हो जाते हैं? क्रस्टेशिया के। तो आपको पहला क्लास समझ में आया? पहला क्लास है ऑर्थोपोडा का क्रस्टेशिया। 4 इंपोर्टेंट क्लास हम पढ़ रहे हैं। क्रस्टेशिया पहला क्लास है। क्रस्टेशिया के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक हैं, सारे के सारे एक्वेटिक हैं। सबके ऊपर में एक हार्ड एक्सोस्केलेटन है, 7 या उससे ज्यादा जोड़ी पैर है। 7 या उससे ज्यादा जोड़ी क्या है? पैर है। रिस्पायरेशन के लिए उनके बॉडी में क्या है? रिस्पायरेशन के लिए उनके बॉडी में गिल्स है। और उनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, यानी इनमें लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। और इनका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉन और क्रेफिश। प्रॉन मतलब झींगा, क्रेफिश मतलब झींगा मछली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो झींगा मछली कोई मछली नहीं है, वो ऑर्थोपोडा का मेंबर है। और किस क्लास का है? क्रस्टेशिया का। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्केनिडा का, आर्केनिडा की बात करें तो इसका ध्यान सुनते हैं, ये मकड़ियों का क्लास है। मकड़ियां, जितने भी मकड़ियां हैं, मकड़ी जानते हो ना आप, स्पाइडर में, तो मकड़ियां जितने भी हैं उनका क्लास कौन है? आर्केनिडा। इनमें आता है स्पाइडर और स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जानते हो? बिच्छू। तो बिच्छू, स्पाइडर, इन ये सब पाए जाते हैं किसमें? आर्केनिडा में। आर्केनिडा की अगर खासियत की बात करें कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो नोट में लिखा हुआ, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, यानी इसके ज्यादातर मेंबर क्या होते हैं? लैंड पर पाए जाते हैं। लेकिन इसके कुछ मेंबर जो है एक्वेटिक भी है, यानी इसके कुछ मेंबर पानी में भी पाए जाते हैं। इनमें ना तो कोई एंटीना होता है, ना ही कोई विंग्स होता है, यानी ना इसमें कोई पंखा होता है, यानी उड़ने के लिए ना कोई पंख होता है, और ना ही कोई एंटीना होता है। इनमें क्या था? क्रस्टेशिया में क्या था? इनमें भी पंख नहीं था, विंग्स नहीं था, लेकिन इनमें एंटीना था।
क्रस्टेशिया में अंटीना होता है, अगर आप झींगा को देखेंगे तो उनमें अंटीना होता है, लेकिन आर्कनिडा में ना तो विंग्स होता है और ना ही क्या होता है, ना ही इनके पास कोई अंटीना होता है। इनमें भी सेफेलोथोरेक्स होता है। सेफेलोथोरेक्स करने का मतलब इनका भी हेड और थोरेक्स जो होता है वो फ्यूज होता है। इनमें भी सेफेलोथोरेक्स होता है। इनमें कोई जॉज नहीं होता, इनमें कोई जबड़ा नहीं होता है। इनके पास अगर आप बात करें, इनके पास 6 पेयर अपेंडेज होते हैं, 6 पेयर अपेंडेज होते हैं, यानी कि इनके पास 6 जोड़ी पैर होता है, जिसमें से जो 4 जोड़ी पैर होता है वो मेनली होता है वॉकिंग के लिए, और जो 2 जोड़ी पैर होता है 6 जोड़ी में से वो मेनली होता है प्रे को कैच करने के लिए। प्रे कैच करने का मतलब शिकार को पकड़ने के लिए। समझ में आया? इनके पास 6 जोड़ी पैर है, 6 पेयर अपेंडेज, 4 पेयर ऑफ वॉकिंग अपेंडेज। 4 पेयर वॉकिंग अपेंडेज है और बाकी जो 2 पेयर बचा वो किसके लिए है? वो मेनली शिकार करने के लिए। ठीक है, बात आगे बढ़ाएं तो ये बुक गिल्स से रिस्पायर करते हैं या बुक लंग्स से, यानी जो इसके एक्वेटिक मेंबर होंगे उनमें बुक गिल्स होगा और जो टेरेस्ट्रियल मेंबर होंगे उनमें बुक लंग्स होगा। तो आप ये याद रखिएगा, इसका सेकंड क्लास है आर्कनिडा, जिसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं स्पाइडर और स्कॉर्पियन। दिस इज द सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास इज माइडियापोडा। थर्ड क्लास इज माइडियापोडा। अगर माइडियापोडा की बात करें, इसका सबसे बड़ा खासियत है इसमें बहुत सारे पैर होते हैं, इसमें बहुत सारे पैर होते हैं और ये देखने में एनालिडा जैसा लगेगा, यानी इसके बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं और हर एक सेगमेंट से पैर निकला हुआ होता है। लेकिन ये मेंबर है ऑर्थोपोडा का, क्योंकि इनका पैर ब्रेकिंग एज होता है। और दूसरा क्या, वो मॉल्टिंग करते हैं। मैंने बताया था ना, मॉल्टिंग, बार बार अपने बॉडी के एक्सोस्केलेटन को चेंज करते हैं। जो भी है, जितने भी हैं, सभी अपने एक्सोस्केलेटन को चेंज करते हैं। हाँ, अगर बात करें आर्कनिडा की, तो इनका तो एक्सोस्केलेटन हार्ड था। इसमें आप एक याद रख सकते हो कि इनका एक्सोस्केलेटन उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। आर्कनिडा के एक्सोस्केलेटन जो होता है ना वो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। माइडियापोडा की बात करें तो माइडियापोडा में बॉडी में बहुत ज्यादा सेगमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स बहुत अधिक होता है और हर एक सेगमेंट से पैर निकला हुआ होता है, इसीलिए इसे माइडियापोडा कहा जाता है। यानी ये लॉट ऑफ लेग्स। इसमें मिलीपेड है जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में पैर होता है। सेंटीपेड है, इनमें की लगभग माना जाता है कि 40 के से ऊपर पैर होते हैं। तो इनमें बहुत सारे होते हैं। इनके पास मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इनके बॉडी को अगर आप देखोगे तो इनके बॉडी में एक हेड होता है, एक ट्रंक होता है। इनमें कोई थोरेक्स या एब्डोमेन नहीं है, एक हेड है और एक ट्रंक है। ट्रंक बड़ा लंबा सा होता है, उसके अनेक टुकड़े होते हैं और हर एक टुकड़े से क्या होता है, आपको हर एक टुकड़े से पैर निकले हुए होते हैं। इनके पास अंटीना होता है, इनके पास 1 पेयर अंटीना होता है। और इनके पास अगर बात करें, इनके पास ट्रेकिया होता है। इनके पास सांस लेने के लिए क्या होता है, ट्रेकिया होता है। इनके पास सांस लेने के ट्रेकिया होता है। और ये सारे के सारे माइडियापोडा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि जमीन पे पाए जाते हैं। इनकी बॉडी वर्म लाइक होती है, कीड़े जैसा इनका शरीर होता है। बॉडी मेटामेडिकली सेगमेंटेड होता है, जस्ट लाइक एनालिडा मेटामेडिकली सेगमेंटेड बॉडी है। और हर एक सेगमेंट से एक या दो जोड़ा पैर निकला होता है। ट्रेकिया से रिस्पायर करते हैं और सारी बातें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी बातें आई होप आपको माइडियापोडा समझ में आ गया। अगर इसके 2 एग्जाम्पल है, मिलीपेडी और सेंटीपेडी। इसको आपने देखा होगा, बीच जिसको हम कहते हैं, हम लोग की तरफ बीच होता है, लंबा सा होता है बीच, वो बीच इन्हीं का मेंबर है, माइडियापोडा का ही मेंबर है। तो ऑर्थोपोडा का चौथा क्लास है हमारा इंसेक्टा चौथा क्लास है और ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट क्लास है। यानी एनिमल किंगडम में जितने भी क्लासेज हैं, यानी हर एक फैलम के अंदर क्लासेज आ रही है ना, तो उन सारे क्लासेज में सबसे बड़ा क्लास है इंसेक्टा। और ऐसा माना जाता है, या ऐसा जितने भी नॉन स्पीसीज हैं टोटल एनिमल किंगडम में, उनका 50% तो किससे बिलोंग करता है, इंसेक्टा से ही बिलोंग्स करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इंसेक्टा से ही बिलोंग करता है। तो सबसे लार्जेस्ट क्लास है ये। और इसके कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम है, यानी एनिमल किंगडम का ये सबसे बड़ा क्लास है। इनके पास 3 पेयर लेग्स होते हैं, यानी इनके पास 6 पैर होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सापोडा कहा जाता है। तो 3 पेयर लेग्स होते हैं इनके पास। और हेड पर 1 पेयर अंटीना होता है। हेड पेयर क्या होता है, 1 पेयर अंटीना होता है। बॉडी, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में अच्छी तरह से डिवाइडेड होता है। जो थोरेक्स रीजन है उनमें ही सारा पैर अटैच होता है। हेड और थोरेक्स रीजन में ही सारा पैर अटैच होता है। थोरेक्स रीजन में ही विंग्स अटैच होता है उड़ने के लिए। एब्डोमेन में जो एब्डोमेन वाला पार्ट है, यानी जो नीचे वाला पार्ट है, मैंने बताया ना, ऑर्थोपोडा का जो बॉडी आप देखोगे, एक ऊपर में हेड होता है, फिर थोरेक्स होता है और फिर एब्डोमेन होता है, इस तरह से। तो एब्डोमेन वाले पार्ट में कोई लेग नहीं होगा,
ना विंग्स होगा, विंग्स थोरैक्स में होगा और जो लेग है वो हेड और थोरैक्स में होगा, हेड और थोरैक्स में होगा। और जो एब्डोमेन वाला पार्ट है उनमें कोई लेग्स नहीं होंगे, एब्डोमेन में कोई लेग्स नहीं होगा, एब्डोमेन लेग्स। और बात करें इनके पास कंपाउंड आइज होती है, यानी देखने के लिए इनके पास आइज होती हैं, और कैसी आइज होती हैं, कंपाउंड आइज होती हैं। यानी आइज के अंदर में एक सिंगल लेंस या सिंगल रेटिना नहीं होता है, बहुत सारे लेंस होते हैं, यानी कंपाउंड आइज। एक आइज के अंदर में हजारों आइज होते हैं, उससे क्या होता है ना, वो ज्यादा बेटर देख पाते हैं। इंसेक्ट्स की आंखें बहुत तेज होती है, तो कंपाउंड आइज होती है इनके पास ट्रेकियल सिस्टम होता है, यानी रिस्पायरेशन के लिए इनके पास ट्रेकिया होता है। और ये सारे के सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सारे हैबिटेट्स में पाया जाता है जनरली, कोई दिक्कत नहीं है। ये हवा में उड़ते हैं, इनके पास विंग्स होता है तो इनके पास हवा में उड़ते हैं। लेकिन बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो पानी के सतह पे भी रहते हैं, और बहुत से इंसेक्ट ऐसे हैं जो जमीन पर या फील्ड शूल्स में, आप देखते हो ना इंसेक्ट्स कहाँ रहते हैं, वो तो आपको पता ही है, यहाँ भी रहते हैं। तो ये सारी बातें थी इनकी। और अगर आप बात करो सारे के सारे, तो इनका जो माउथ होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। जितने भी फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सबसे डेवलप्ड माउथ किसका होता है, सबसे डेवलप्ड माउथ इन्हीं का होता है। और अगर बात करें इनके, तो ये सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहने का मतलब आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। और जनरली जो फीमेल होता है वो लार्जर इन साइज होता है, जो फीमेल होता है वो साइज में बड़ा होता है। और इसके एग्जाम्पल तो सारे के सारे आपको पता है, जो हाउस फ्लाई हो गया, बी हो गया, मॉस्क्यूटो हो गया, इसके बाद आप और जो भी आप लेना चाहो, ग्रास ऑपर ले हो गया, बीटल्स हो गया, कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं। सीधी आप बात समझिए ना कि दो ही फाइलम ऑर्थोपोडा में इंसेक्ट्स ही ऐसा है जिनके पास क्या है, विंग्स है, जिनके पास क्या है, विंग्स है। और किसी के पास विंग्स नहीं है, ना क्रस्टेशिया के पास विंग्स है, ना आर्कनिडा के पास है, ना मैरियापोडा के पास है, सिर्फ विंग्स इंसेक्टा के पास है। तो जो भी विंग्स वाले ऑर्थोपोडा होंगे सारे के सारे किसके मेंबर हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे इंसेक्टा के मेंबर। तो आई होप आपको फाइलम ऑर्थोपोडा समझ में आया होगा। नोट बेटर ढंग से बना लीजिए, और कल का जो लाइव क्लास होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, तो सारी बातें आई होप क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।